फेज चेंज हो रहा है उस समय जो हीट दिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं ला रहा है, इसीलिए उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। पढ़ो। The amount of heat required to change the state of the mass m of the substance while its temperature remains constant is written as Q is equal to mL. जो मैंने कहा है उसी का यहाँ पे इंग्लिश में रूप दे दिया गया, ठीक है? कि जब कोई फेज चेंज हो रहा हो और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उस समय जो हीट प्रोवाइड किया जाएगा उसको कहा जाएगा लेटेंट हीट। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे? Q जो हीट प्रोवाइड हुआ वो इज इक्वल टू m मास ऑफ द सब्सटेंस और L लेटेंट हीट। इसका मतलब हुआ जो लेटेंट हीट का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या होगा? निकालो, निकालो तुम भी। लेटेंट हीट बराबर हो जाएगा, उसी को यहां चेंज कर दिया। लेटेंट हीट बराबर क्वांटिटी ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस। दिया हुआ तुमने निकाल के देखो ना, ऐसा यूनिट हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। ठीक है? एक चीज यह ध्यान देना है, अरे एक चीज यह ध्यान देना है कि लेटेंट हीट का दूसरा नाम हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में। यहां आ जाओ, आ जाओ। थर्मल कैपेसिटी It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the whole body mass m to 1 degree Celsius. अब ये कह रहा है कि जनरली जो 1 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, अगर पानी का ले रहे हैं तो स्पेसिफिक टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में, टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट की, जिस हीट की जरूरत होगी उस हीट को कहा जाता है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी को डिफाइन कैसे किया? थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू एम इंटू सी। ठीक है? और थर्मल कैपेसिटी इसी को लिखा क्यू बाय डेल्टा थीटा। थीटा से मतलब यहाँ टेम्परेचर से, टी लिख लेना, अगर पीछे से टी लिख रहे हो तो। यहाँ अगर डेल्टा थीटा लिख रहे हो तो लिख लेना ये चेंजिंग टेम्परेचर है। अगेन इसका डायमेंशन यहाँ पे हो गया, ऊपर में एनर्जी का डायमेंशन और नीचे में टेम्परेचर का डायमेंशन। टेम्परेचर यहाँ लेंगे, ऐसा यूनिट मिलेंगे केल्विन, केल्विन इनवर्स हो जाएगा जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। डायमेंशन में फिर हुआ m1 L2 T-2 और केल्विन -1। थीटा -1 नहीं लिखना है, केल्विन -1 लिखना है। ठीक है? वाटर इक्विवेलेंट छोड़ दो। जूल्स लॉ छोड़, ये देखो। अब यहाँ ये देखो जो कह रहे थे हम, सॉलिड से मेल्ट करना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक का जो स्टेप है वो लेटेंट हीट का स्टेप है। समझ में आया? यहाँ इसी टेम्परेचर T1 पे ही सॉलिड भी है और इसी टेम्परेचर T1 पे ही लिक्विड भी है। ये वाला जो फेज है हमारा वो मेल्ट हो रहा है सॉलिड, और ये वाला फेज वो है फेज जहां पे हमको एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। सिमिलरली यहां से लिक्विड चला गया, यहाँ पे मेल्टिंग था, यहाँ पे बॉइलिंग हो जाएगा। इस फेज पे T2 टेम्परेचर पे ये लिक्विड भी रहेगा और T2 टेम्परेचर पे ही ये गैस भी रहेगा। यहाँ पे जो पॉइंट है उसको कहा हमने मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट है उसको कहा हमने, फिगर क्लियर है? फेज डायग्राम एक दिन डिस्कस कर चुके थे हम। यहां से देखो, और ट्रांसमिशन ऑफ हीट है तो जनरली क्या है, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। उसको घुमा दिया करो ना, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है? तो सॉलिड के केस में मान लिया एक रॉड लेते, जैसे ये रोटी बना रही है, हाँ नहीं बनाती है, बकरी जैसे मैं कर रही है, तो ये रोटी बना रही है। ठीक है? उसमें रोटी को बनाने वाला जो एक सिरा है वो लकड़ी का बना हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसमिट हो रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को गर्म करता है, दूसरा सब्सटेंस फिर उसके पास वाले को गर्म करता है, और गर्मी एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। ऐसा जब होगा उसको कहा जाएगा कंडक्शन। अब लिक्विड है, जैसे मान लिया एक
पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा यहाँ पे, ये खोज करके मैं रखूंगा, दे दूंगा आपको। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होगा वो उस कलर का होता है, तो तुम लोग का पसंद पसंद वाला कलर है। ये कैसा कलर है? हाँ, पिंक कलर का होगा, ठीक है। उसमें जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे पानी में और उसके बाद फिर गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे जो नीचे वाला जो सब्सटेंस है वो खुद उठ करके ऊपर की ओर आ रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर वाटर से अलग है, इस कलर का है, तो पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद जो जो पानी गर्म हो रहा है वही पोर्शन ऊपर की ओर आ रहा है। इससे पहले क्या हुआ था सॉलिड के केस में, एक सब्सटेंस जो था अपने बगल वाले को गर्म कर रहा था, फिर वो अपने बगल वाले को गर्म कर रहा है और धीरे धीरे यहां तक आ जा रहा था। लिक्विड के केस में यही सब्सटेंस ऊपर उठ करके आ रहा है, जो गर्म हो रहा है सब्सटेंस वही ऊपर आ रहा है। ऐसा जब होगा, पहले वाले को कहा था हमने कंडक्शन, दूसरे वाले को कहेंगे हम कन्वेक्शन, और तीसरा जो गैस वाला स्टेज है, जैसे मान लिया यहां पे हमने गर्म किया, अभी गर्मी की जरूरत है, तो अलाव अगर जलाते हैं, अगर मान लेते अलाव अगर जला रहे हैं तो अलाव वाला सीधे यहां तक गर्म होकर के आ रहा है, तो तीसरा वाला जो केस हो जाएगा, या सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, सूरज की रोशनी आकर के सीधे गर्म कर दे रही है। ऐसा जब होगा उसको कहा जाएगा रेडिएशन। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। पढ़ो एक बार। Heat transfer from one part of the body to another, from particle to particle in the direction of fall of temperature without any actual movement of the heated particle. अब समझ में आ गया, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा हीटेड पार्टिकल का, और किधर से किधर की ओर जाएगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाएगा। चलो पढ़ो पढ़ो। It is predominant in solid. It is a slow process and the path of heat transfer is irregular. It is metallic solids. Free electrons carry the heat energy, so they are good conductor of heat. In non-metallic solids and fluids, the conduction takes place only due to the vibration of molecules, so they are poor conductor. अब यही कहा, जैसे अभी आपने ये देखा ना, जिस तवे पे रोटी बना रही है, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। जिस तवे पे अंजलि रोटी बना रही है, अब याद है उस तवे का पुअर कंडक्टर भी है और गुड कंडक्टर भी है। लोहा जो है हमारा वो गुड कंडक्टर है, और लकड़ी जो है वो पुअर कंडक्टर है। वही दोनों एग्जांपल यहाँ दिया है। कन्वेक्शन में आ जाओ। The transfer of heat energy by actual motion of particle of medium from one place to another is called convection. It is predominant in fluid. Heat transfer is due to density difference. It is a slow process and the path of heat transfer is irregular. इसमें ये कह रहा है कि ये प्रीडोमिनेंट किस में है? फ्लूइड्स में, ठीक है, उसमें भी जनरली लिक्विड्स में। इसमें है क्या? इसमें है क्या कि पहले वाले में टेम्परेचर डिफरेंस से हुआ था, इस वाले में डेंसिटी डिफरेंस से होगा। जहां वाला पोर्शन गर्म है वो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी मास वॉल्यूम है ना, मास वही रहा, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डेंसिटी कम हो गया, तो हायर डेंसिटी की ओर जाएगा। ये उसके केस में था हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, इसके केस में है डेंसिटी डिफरेंस। वहां भी स्लो प्रोसेस था, यहाँ भी स्लो प्रोसेस है। वहां सॉलिड के केस में था, यहाँ फ्लूइड्स के केस में है रेडिएशन। It is the mode of heat transfer from the source of the receiver without any actual movement of source or receiver, and also without heating the in medium. Hence in radiation, heat can transfer without any medium. It is a fast process, 3 into 10 power 8 meter per second, and the path of heat transfer is a straight line. लाइक अब ये कह रहा क्या, इस दोनों के केस में हमने देखा, एक बार इधर देखो पीछे क्या कर रही है, कौन सा स्विच का काम कर रही है? बंद करो उसको, फिर कहेगी जो समझ में नहीं आया। पहले केस में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को गर्म कर रहा है और गर्मी धीरे धीरे पहुंच रही है। दूसरे के केस में जो कन्वेक्शन था उसमें जो सॉलिड हीट हुआ सब्सटेंस वो ऊपर की ओर आ गया। तीसरे केस में डायरेक्ट सन से हमारे पास पहुंच रहा है, बीच का माध्यम गर्म होने की जरूरत नहीं है। ऐसा जब होगा जब जो ट्रांसमीटर है उससे और जो रिसीवर है उस तक डायरेक्ट पहुंचेगा,
तो ऐसे केस को कहेंगे हम रेडिएशन। ठीक है, उसी सब चीज को लिया है। थर्मल रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंट परफेक्टली ब्लैक बैक बॉडी। इसी मीठी यहां से शुरू करो। यहां से करो सम फंडामेंटल डिफिनीशन। यहाँ ध्यान दीजिए, ये मोनोक्रोमेटिक आपका पीछा 12 में भी नहीं छोड़ेगा। जो वेव ऑप्टिक्स है वो पूरा मोनोक्रोमेटिक लाइट पे है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है जब किसी एक कलर का होगा, हर एक कलर के लिए एक अलग अलग वेवलेंथ होता है हमारे पास। ठीक है, चलो। given surface, it is defined as the radiant energy emitted per second per unit area of the surface within a unit wavelength around lambda, that is lying between lambda is -1/2 to lambda plus 1/2. अब ये कह रहा है कि for a given substance is defined as radiant energy emitted per second per unit area of the surface within a unit wavelength। अब यूनिट वेवलेंथ करना है तो क्या किया, लैम्डा को हाफ से एक बार माइनस कर दिया और हाफ से प्लस कर दिया। अब इसमें इसको घटाएंगे, लैम्डा प्लस 1/2 माइनस लैम्डा माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये देखो, एक वेवलेंथ ये है और एक वेवलेंथ ये है, और यूनिट वेवलेंथ करना है हमको। इस दोनों को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। लैम्डा हमारे पास है लैम्डा प्लस हाफ माइनस लैम्डा माइनस हाफ। ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, हाफ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। यूनिट वेवलेंथ हो गया। वही यहां कह रहा है, फॉर ए गिवन सरफेस मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस विद इन अ यूनिट वेवलेंथ। समझ में आ गया? चलो इसका फिर देखेंगे हम। ये इसका डिफिनीशन हो गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। पर यूनिट एरिया बोला था, पर यूनिट एरिया मतलब क्या, एरिया डिनोमिनेटर में होगा, पर यूनिट टाइम बोला है और पर यूनिट वेवलेंथ बोला है। इसका यूनिट हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा जूल, एरिया का हो गया मीटर सेकंड स्क्वायर, टाइम का हो गया सेकंड, और वेवलेंथ का हो गया एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10 के पावर -10, नैनोमीटर में -9। अब डायमेंशन यही से निकल लाएंगे, m1 L1 माइनस और T -3। दूसरा पढ़ो। It is defined as the total amount of thermal energy. इट इज डिफाइंड से पहले वो पढ़ोगे ना एक बार, टोटल इमिशन और total emissive power E. It is defined as the total amount of thermal energy emitted per unit time per unit area of the body for all possible wavelengths. अब वहां पे क्या था, यूनिट वेवलेंथ लिया था हमने, यहाँ पे ई लैम्डा में ही नीचे में आ गया क्या, पर यूनिट टाइम, और दूसरा आ गया पर यूनिट एरिया, इसमें इसी में आ गया। और वहां पे पर यूनिट वेवलेंथ की जगह पे जितना पॉसिबल वेवलेंथ है सबको ले रहे हैं। जब जितना पॉसिबल वेवलेंथ है सबको ले रहे हैं, इसमें फिर लगेगा हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में समेशन होता है ना, मैडम ने ये पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, समेशन का जोड़ते जाते हैं हम, जितना पॉसिबल है, जीरो वेवलेंथ जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो थर्मल एनर्जी इमिट होगा उसको कहा जाएगा टोटल इमिटेंस। समझ में आ गया? और इसका डायमेंशन यूनिट जो हो जाएगा जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, एंगस्ट्रॉम केवल हट जाएगा, और डायमेंशन m1 T -3। करो स्पेक्ट्रल पावर और एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट अल्फा लैम्डा। रहने दो, यहीं तक छोड़ दो, क्लास समाप्त हो गई, बंद कर दो। यहां तक